आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कब होता है? जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लेके मेटल के पास आता है तो मेटल के डी ऑर्बिटल की डिजेनरेसी ब्रेक डाउन हो जाती है और दो पार्ट में वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ सेंट्रल एटम। नेचर ऑफ सेंट्रल एटम में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहले देख रहे हैं नेचर ऑफ सेंट्रल एटम। नेचर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का नेचर कैसे होना चाहिए? तो सेंट्रल एटम के नेचर में भी पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहने का मतलब ये है कि वो मेटल 3D का है, 4D का है या 5D का है। 3D का है, 4D का है या 5D का है। तो 3D का मेटल है तो डी ऑर्बिटल का साइज छोटा, 4D के डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा और 5D के डी ऑर्बिटल का साइज और बड़ा होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे तो अगर लिगेंड सेम है, लिगेंड सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है और क्या वेरी कर रहा है? मेटल आयन वेरी कर रहा है, तो ऊपर से नीचे जाने पर मतलब 3D 4D 5D में जाने पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का एक्सटेंट है वो क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। इसीलिए 4D और 5D के कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ऑलवेज लो स्पिन होते हैं। उसमें हम लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ज्यादा वेरिएशन नहीं देखते। क्या होते हैं? 4D 5D के कॉम्प्लेक्स ऑलवेज लो स्पिन होते हैं। अब इसमें रीजन ये होता है कि डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ते जाती है, तो ये क्या करते हैं? लिगेंड से इनका इंटरेक्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो एक्सटेंट है, दोनों के बीच का गैप है, वो बढ़ जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको मैं दे दूं, ये इसका आप लोग CFSE निकालेंगे तो सेम आते हुए दिखेगा। CFSE निकालेंगे तो सेम आते हुए दिखेगा, लेकिन सेम नहीं होता है। आगे हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे कि इसका CFSE कैसे निकालें, तो देखो भैया, ये कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ मतलब 3D6 है ना, 3D6। ये ऐसे P2G नीचे और Eg ऊपर। अब 3D6 है, अमोनिया कैसे लिगेंड है? +3 के कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो नीचे के लिए वैल्यू क्या होता है? 6 × -0.4 डेल ओ, क्या हो जाएगा? -2.4 डेल ओ आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर पेयरिंग भी होगा, पेयरिंग होगा मतलब इधर देखो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर था पहले से, 2 पेयर नया बना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2p। क्या बोलेंगे? 2p। ये हो जाएगा भैया क्या? CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल ओ। तो डेल ओ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेल ओ किसके लिए ज्यादा होगा? इरिडियम के लिए। बाकी सबके कंडीशन में भी आपको ऐसे दिखेगा ये, और आपको पूछेगा CFSE ही पूछेगा, तो आप CFSE, तो इसमें आप CFSE निकालेंगे ना तो सबका इतना आते हुए दिखेगा, लेकिन क्या है ये वैल्यू, ये वैल्यू क्या है भाई? वेरिएबल है ना, इसका वैल्यू क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। डेल ओ है, डेल ओ, डेल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डेल ओ है। तो देखो अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम,
तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर क्या है भाई, बढ़ते जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड को ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज्यादा होगा ना तो ज्यादा पावर से खींचेगा। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा उसको, लिगेंड से। अब लिगेंड जब ज्यादा पास आएगा, लिगेंड जब ज्यादा पास आएगा तो मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी ज्यादा होगा। पहले अट्रैक्शन होता है तो लिगेंड और मेटल पहले एक दूसरे के पास आएंगे, उसके बाद उन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे कि हम लोग बोले कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+ में कोबाल्ट 3+ का ज्यादा, ऐसे आयरन 2+ और आयरन 3+ में आयरन 3+ का ज्यादा, प्लेटिनम 2+ और प्लेटिनम 4+ में प्लेटिनम 4+ का ज्यादा होगा। अब हम लोग देख रहे हैं एक ऐसा फैक्टर जहां पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, दो अलग अलग मेटल कैटायन है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है लेकिन डी इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग है। अब इसमें क्या होगा, इधर देखेंगे, इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डी इलेक्ट्रॉन कम है उसमें ज्यादा आ रहा है, और डी इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है वहां कम आ रहा है। ऐसा क्यों, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी बाहर निकला है, कोबाल्ट से और निकल से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। अब देखेंगे लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो पहले ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कम होगा वो अट्रैक्ट करेगा, फिर क्या करेगा, उसी को रिपेल करेगा। मतलब आपको ये देखना है कि अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, जिसमें पहले अट्रैक्शन होगा उसके बाद उसी में रिपल्शन ज्यादा होगा। मतलब पहले क्या करता है, मेटल लिगेंड को अपने पास आने देता है, उसके बाद लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जितना ज्यादा रिपल्शन होता है उतना ज्यादा वो गैप बढ़ता है। तो पहले अट्रैक्ट ज्यादा कौन करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज कम हो। यहां पर दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज सेम है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 है, इसके पास 8 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, ये नहीं अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को आसानी से, ये करेगा, इसलिए इसका डेल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग डी इलेक्ट्रॉन का केस तब देखेंगे जब कोई 2 अलग अलग मेटल आयन के सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको क्या कैलकुलेट करना हो, मतलब क्या देखना हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखना हो। तब हम देखेंगे कि जिस मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां पे भैया उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। चलिए अब अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में देखिएगा, सबसे बड़ा स्प्लिटिंग मैंने कल आप लोगों को बताया है, कल की क्लास में वीडियो में भेजा था मैं। सबसे बड़ा स्प्लिटिंग किसका होता है, स्क्वायर प्लेनर का होता है भैया। उसके बाद किसका होता है, टेट्रागोनल का होता है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद सबसे कम टेट्राहेड्रल। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्क्वायर प्लेनर, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पे कुछ और रिलेशंस हैं जो मैंने कल बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में। डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ होता है ना, और डेल स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू होता है 1.3 डेल ओ होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना आप लोग, मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, क्यूब की बात कर रहा हूं। इधर ध्यान से सुनिएगा जी।
क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो ऑपोजिट कॉर्नर को मिलाने से, ऑपोजिट कॉर्नर को मिलाने से, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां, यहां और यहां और यहां को मिलाने से क्या बनता है? एक टेट्राहेड्रल बनता है। क्या बनता है? एक टेट्राहेड्रल। 1 2 3 और 4, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल ऐसे ही और ऑपोजिट कॉर्नर को 1 2 3 और 4 इसको भी मिलाएंगे ना ऐसे, तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल बनता है। क्या बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है। मतलब एक क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल होते हैं? 2 टेट्राहेड्रल होते हैं। कैसे बताऊं? देखो, इस रूम को देखेंगे हम लोग, रूम को क्यूब मान लो, रूम को क्यूब मान लो, और अपन एक टेट्राहेड्रल ऐसे रखते हैं, ऐसे। तो रूम को क्यूब मान के अपन क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग किसी कोने में ले रहे हैं, इधर ये 2 कॉर्नर हो गए, ये कॉर्नर नीचे के हो गए, तो ऊपर का कौन सा कॉर्नर लेगा? ये नीचे के ये कॉर्नर ले रहा हूं, तो ऊपर का कौन सा कॉर्नर? ये वाला कॉर्नर ले रहा है, ये ऐसे अल्टरनेट कॉर्नर। तो नीचे के कॉर्नर ये ले रहा है, ऊपर का कॉर्नर इस साइड वाला नहीं लेगा, अब इस साइड वाला लेगा। मतलब नीचे के कॉर्नर ये ले रहे हैं, तो ऊपर का कॉर्नर कौन लेगा? ये वाला। तो इसको बोलते हैं, ऐसे 2 टेट्राहेड्रल किसमें फिट रहते हैं? क्यूब में फिट रहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? डेल क्यूबिक इज इक्वल टू, डेल क्यूबिक इज इक्वल टू 2 इंटू डेल टी बोल सकते हैं, है ना? बोल सकते हैं 2 इंटू डेल टी। अब देखो, क्यूबिक इज इक्वल टू, क्यूबिक इज इक्वल टू 2 इंटू डेल टी का वैल्यू होता है 4/9 डेल ओ। तो डेल क्यूबिक इज इक्वल टू हो जाता है 8/9 डेल, 8/9 डेल। अब 8/9 डेल मतलब इसका क्यूबिक का जो वैल्यू होता है किससे छोटा होता है? ऑक्टाहेड्रल से छोटा होता है। अगर हम अब क्यूबिक वाले को ऐसे नहीं पूछता, लेकिन पूछ दे, क्या पता भैया ऑर्डर बना के, तो ये कहां आएगा? ऑक्टाहेड्रल के बाद आएगा डेल क्यूबिक, और सबसे कम किसका रहेगा? टेट्राहेड्रल का रहेगा। तो ये डेल क्यूबिक इज इक्वल टू 2 इंटू डेल टी, 2 डेल टी के बराबर होता है। डेल टी का वैल्यू हम यहां से रखे 4/9 डेल ओ, तो ये हो गया 8/9 डेल ओ। अब 8/9 डेल ओ मतलब क्यूबिक किससे? ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा छोटा है, ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा छोटा है। ये वैल्यू जैसे है ना, तो बोलेंगे कि स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल के कितने के बराबर है? 1.3 के बराबर। अगर 1.3 ऑक्टाहेड्रल मिलके क्या बनाते हैं? एक स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा कम, तो ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा? क्यूबिक से छोटा हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना, आप लोगों को मैंने वीबीटी सिखा दिया। सॉरी। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? टेट्राहेड्रल। ये है स्क्वायर प्लेनर, और ये है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पे यही दिख गया यार, क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। तो 2 फिर 3 फिर 1, है ना? दिख गया ना? 2 3 और 1, ये ऑर्डर होगा। तो जियोमेट्री का क्वेश्चन था, जिसकी जियोमेट्री जैसी वैसे उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ऑर्डर आएगा। देखो, लिगेंड को जब उसके बढ़ते हुए फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, लिगेंड को जब उसके बढ़ते हुए फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जमाया जाता है, तो एक सीरीज ऑब्टेन होती है, हमको सीरीज मिलती है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसके हिसाब से फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ते जाती है। तो ये ऑर्डर आपको याद करना है जी।
ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद करना है। मेरे को याद है एज इट इज पूरा, आप लोग भी कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से। 2-4 बार लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो इधर से इधर हम लोग जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। ये इथेनॉल है, ऑक्सलेटो है, ऑक्साइड है, वाटर है, थायोसाइनाइड आइसोथायोसाइनाइड है, ईडीटीए है 4-, ये पिरिडीन है, और ये इथाइलिन डाई अमीन है, ये बाइपिरिडीन है ना, ये सल्फाइट है, ये ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन है, ये नाइट्राइट है, ये मिथाइल फिनाइल है, ट्राइएल्किल फॉस्फीन है, साइनाइड है, कार्बोनाइल है, और नाइट्राइल है या नाइट्रोसिल बोलते हैं इसे। नाउ CFSE, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। इसको देखो हमको कैसे करना है। 2 कंडीशन मैं कल पढ़ाया हूं आप लोगों को, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक बताया हूं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब D1, D2, D3 से लेके चलो, अब हम लोग हाई स्पिन का केस कब होगा, जब डेल ओ कम होगा और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब पेयरिंग नहीं कराएंगे, और यहां पर लो स्पिन में क्या होता है, डेल ओ बड़ा होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। तो जिस प्रोसेस में कम एनर्जी लगती है वही प्रोसेस हम लोग कराते हैं। तो देखो जी, हाई स्पिन में सबसे पहले क्या है, इधर देखो, हाई स्पिन जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे टूटता है। ये देखो T2G है ये, और ये क्या है, EG है ना। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, T2G में 1 से नहीं, कैसे भरे जाएंगे, 1 से 3, फिर EG में तीसरा, चौथा और पांचवा, फिर T2G में क्या आएगा, छठवां, सातवां, आठवां, फिर EG में क्या आ जाएगा, 9वां और 10वां। ये चीज समझ आया। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, फिर EG में 4 5, फिर T2G में छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है, फिर EG में 9वां और 10वां। ये हाई स्पिन में से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब देखो लो स्पिन में कैसे भरे जाएंगे, लो स्पिन में मतलब डायरेक्ट पेयरिंग कराते हैं अपन। डायरेक्ट पेयरिंग कहने का मतलब इधर देख लो, पहले इधर देख लो आप लोग, फिर लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब T2G में पहले से छठवां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा,
फिर Eg में 7वें से 10वां, है ना? ये समझ आया आपको? लो स्पिन में पहले से 6वां, फिर 7वें से 10वां। इसी को अपन को लिखना है जी यहाँ पे, T2G Eg T2G Eg, ऐसे लिखते चलें। ये दोनों के लिए सेम होंगे। इसके लिए हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए D1 D2 D3 फिर आ जाओगे। चलिए, हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है, चौथा कहां जाएगा? Eg में, 5वां भी कहां जाएगा? Eg में, है ना? फिर 4 2 5 2 6 2, फिर 6 3 और 6 4, 10 हो जाएगा। चलो, अब फिर से यहां पर हम लो स्पिन में आते हैं, T2G Eg। चलिए इधर देखिए, लो स्पिन में कैसे होता है? पहले से 6वां इलेक्ट्रॉन T2G में, तो चौथा, 5वां, 6वां, अब फिर भैया 6 और 1, 6 और 2, 6 और 3, 6 और 4 हो गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कहां पे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम लोग स्पिन पेयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या कैलकुलेट करना है? CFSE कैलकुलेट करना है जी। देखिए मैं ध्यान से बना रहा हूं, इधर देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा है आपको? +2 दिख रहा है, ये E हो जाएगा और ये T2, है ना? तुरंत ऐसे बनाने आना चाहिए। अब कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब क्या है? 3D7 है। 3D7 तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, भरा गया इलेक्ट्रॉन। CFSE कैलकुलेट करना है, तो CFSE कैलकुलेट करने के लिए 4 इंटू नीचे वाले का, ये E वाले का वैल्यू या EG वाले का वैल्यू कितना होता है? -0.6 प्लस 3 इंटू 0.4, क्या हो जाएगा? 24 और 12 -1.2 डेल टी, क्या आ जाएगा? 1.2 डेल टी, माइनस में ही आएगा ना वैल्यू। इधर देखिएगा ध्यान से, आयरन 3+ है, क्या आयरन 3+ है? आयरन 3+ है मतलब क्या है? 3D5 है। लिगेंड कैसा है? वीक है, पेयरिंग वेयरिंग नहीं होगा। 1 2 3 4 5, तो CFSE क्या आ जाएगा? 0, 0.00। कैसे 0 आएगा देखना, इधर देखो, 3 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, ये +1.2 और -1.2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो अब इसको देख लो, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी क्या है? +2 है, तो 3D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। 3D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग पेयरिंग होगा, 1 2 और 3 4 और 5 6, तो 6 इंटू -0.4 क्या हो जाएगा? -2.4 डेल ओ प्लस क्या आएगा जी? 2p आएगा। क्या आएगा? 2p। ये 2p कैसे आएगा देखिएगा ध्यान से, इधर इधर देखो,
1 2 3 4 5 और 6। पहले से एक पेयर है, नया पेयर कितना बना है, 2 बना है, इसलिए क्या लिखेंगे 2p। और हियर p इज पेयरिंग एनर्जी। p क्या है यहाँ, पेयरिंग एनर्जी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ, यहां पर देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी क्या है भाई, 2+ है, 2+ है। और वाटर कैसा लिगेंड है, एक वीक लिगेंड है ना। और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 और 6। हमेशा बात याद रखना, जब भी कोई वीक लिगेंड आएगा ना और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, ये पी वाला टर्म कभी नहीं आएगा। जितना पेयर इधर रहेगा उतना पेयर इधर भी बनेगा, किसमें, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग ज्यादा होता है। ठीक है, तो जहां पर एक्स्ट्रा पेयर, जैसे एक पेयर पहले से था, 2 पेयर नया बना, इसलिए 2p लिखे। कई बुक में लिखता है इसको 3p लिखता है, नहीं आएगा 3p। हमको रिजल्टेंट पेयर कितने ज्यादा बने उसको लिखना। अरे हमारे पास पहले से एक पेयर है और 2 पेयर और बने हैं, इसलिए लिखेंगे 2p। चलिए आइए इधर, यहां पर निकालते हैं 4 इंटू T2G की वैल्यू क्या होती है, -0.4। नीचे वाले का माइनस में, ऊपर वाले का प्लस में। और ये 2 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा, 16 और 12 -0.4 डेल आएगा ना। चलो अब इसको देखो, ऑक्सलेट -2, रुथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ पर +3। मैं डायरेक्ट अभी बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट भाई, क्योंकि हम लोग निकालना सीख चुके हैं पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में। चलिए, तो रुथेनियम +3 मतलब 4d5 यार, आयरन की फैमिली का है ना 4d5। अब रुथेनियम किसका है, 4d का है। 3 लिगेंड है और बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब कैसे है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। अब ये 4d का है तो पेयरिंग होगा 1 2 3 4 और 5। इधर देखो 1 2 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा भैया, CFSE इज इक्वल टू 5 इंटू -0.4 डेल ओ प्लस, कितने पेयर बने हैं जी एक्स्ट्रा, 2 पेयर। तो CFSE क्या हो जाएगा देखो, -2.0 डेल ओ प्लस 2p, है ना। ये समझ आया यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, 0, मतलब 3d5 और 4s1। इसमें आके कई लोग फंस जाते हैं। तो CFSE में जब हम इसको आएंगे ना, लाएंगे, तो कार्बोनाइल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी कहां भेज देगा, वो हाइब्रिडाइजेशन के समय d में भेज देगा जी। इसमें भेज देगा d में। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 3d6। और कार्बोनाइल कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा ये, -2.4 डेल ओ प्लस 2p। CFSE D6 का लो स्पिन के केस में ऐसे ही आता है। यहां पर इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +4। इरिडियम क्या आएगा, +4। तो इरिडियम +4 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये, 5d5 या 6s0, है ना। 5d5 आ जाएगा। इरिडियम किसकी फैमिली का है भाई, कोबाल्ट की फैमिली का है। चलो, इरिडियम है, 5d का मेटल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग होगी 1 2 3 4 और 5। क्या आ जाएगा, CFSE क्या आएगा, 5 इंटू -0.4 प्लस 2p डेल ओ, यहाँ पे -2.0 डेल ओ, ये 2p। ठीक, इधर आ जाओ भैया। कोबाल्ट सॉरी कॉपर 2+ मतलब क्या है, ये 3d9 है और हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9 CFSE निकाल लेते हैं जी। 4 इंटू -0.6 डेल टी प्लस 5 इंटू 0.4 डेल टी, कितना आ जाएगा 24, 24 में 20 जाएगा, कितना आएगा 4, -0.4 डेल टी आ जाएगा भैया CFSE D9 में, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, म्यू स्पिन ओनली फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, n+2 बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कंपाउंड कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। कंपाउंड कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइंस उसको अपने से होकर गुजारना चाहता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक लाइन से दूर की ओर भागते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइन से दूर की ओर भागते हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे आते हैं कलर प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट कहां पढ़ा है, वीबीटी में पढ़ा है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हिसाब से मैंने क्या बता दिया है आप लोगों को, मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट बताया है उसके हिसाब से। चलिए, तो कलर प्रॉपर्टीज बताने के लिए अपन को क्या जानना पड़ता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। चलो ठीक है, इसको इस डायग्राम को समझने के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, जो व्हाइट लाइट रहता है ना, व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट, जिसको जो कितने कलर से मिलकर बना होता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है। अगर कोई कंपाउंड हमको व्हाइट दिख रहा है, कोई कंपाउंड हमको क्या दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, मतलब वो सारे कलर की लाइट को, मतलब वो सारे कलर की लाइट को क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमको ब्लैक दिख रहा है, दैट मीन्स वो सारे कलर कंपोनेंट्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमको कलरफुल दिख रहा है, कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई ब्लू, तो वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कुछ को एब्जॉर्ब और कुछ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके कारण ही जो दुनिया में जो भी सब्सटेंसेस है वो क्या दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है। कॉम्प्लीमेंट, यही कॉन्सेप्ट को हमको सीखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर में। देखिएगा ध्यान से, अगर कोई कंपाउंड वायलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो दिखेगा, और येलो को एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट। ऐसे ही ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज को करेगा तो ब्लू दिखेगा, ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखेगा, और रेड को एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखेगा। अब मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि दो कलर को मिला दिया, मान लो पिंक है, तो और बहुत सारे पिंक आते हैं, जैसे कि रानी पिंक होता है, तो और कुछ पिंक होता है, तो ग्रीन होता है, तो फिर आजकल पिस्ता ग्रीन होता है। तो उस कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या दिखेगा, ये मैं नहीं जानता, उसको आपको सॉफ्टवेयर में फिट करना पड़ेगा। ये फिजिक्स की चीज है ना, ये चीज जो है फिजिक्स की चीज है भाई, है ना। तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर में फिट करना पड़ेगा कि हम पिस्ता ग्रीन कलर का लाइट दे रहे हैं, अब वो कॉम्प्लेक्स कैसे इतना एब्जॉर्ब करके कैसा दिखेगा, वो उससे दिखेगा। हम इन बिटवीन कलर बता सकते हैं, है ना। चलो, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वायलेट से रेड की ओर जाने पर, इधर से किधर, वायलेट से रेड की ओर जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है और एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। चलो,
अब हमको एक कॉम्प्लेक्स देता है। क्या कॉम्प्लेक्स देता है? ये है आयरन 2+, आयरन H2O के साथ है 2+ में, और ये 4- है। तो सभी में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। अब इनका जो कलर है वो देता है ये रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो और ब्लू कलर है। अब इसके कलर से इनको मिलाना है, कौन रेड दिखेगा, कौन येलो दिखेगा, कौन ब्लू दिखेगा। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। ये कलर दिए हुए हैं, क्या है ये कलर, तो कौन सा कलर का कॉम्प्लेक्स कौन होगा ये अपन को पहचानना है। चलो इसको सीखते हैं भाई, आराम से देखेंगे। ये हमको कलर दिए हुए, अब हम क्या निकालेंगे, ये कलर किस कलर को एब्जॉर्ब करने से आए हैं इसको निकाल लेंगे। तो रेड कहां से आया है, रेड कहां से, ग्रीन से, और येलो कहां से, नहीं आता है बना लिए पर वो भी प्योर ऐसे। अब बन गया है। चलो येलो कहां से, वायलेट से। वायलेट और ब्लू एक जैसा होता है ऐसा मत बोल देना। ब्लू कहां से, ऑरेंज से। चलो अब हम इनको, इस लिगेंड को देखेंगे। सबसे कमजोर लिगेंड कौन, क्लोरीन। उसके बाद वाटर, उसके बाद NH3। सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट कौन सी है, सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट कौन है भाई, वायलेट है। इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, अमोनिया यार। उसके बाद की एनर्जी वाली कौन है, ग्रीन है। अरे हाँ ग्रीन है ना, जो जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये दिखने वाले कलर की बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो वायलेट कलर की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, अमोनिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। उसके बाद ग्रीन, और सबसे कम एनर्जी की लाइट कौन है, सबसे कम एनर्जी की लाइट कौन है जी, ऑरेंज। ऑरेंज को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरीन, है ना। तो ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्लोरीन क्या दिखेगा, ब्लू, और ग्रीन क्या दिखेगा, रेड, और वायलेट क्या दिखेगा, येलो। अब देखो भैया क्लोरीन को ब्लू, क्लोरीन ब्लू दिखेगा, मतलब ऐसे अगर वो देगा ऑप्शन देखना 1 2 3, और इसको दे देगा A B और C, ठीक है। तो क्लोरीन, ये क्लोरीन कैसे दिखेगा, ब्लू, ब्लू दिखेगा। ये कलर है भाई, और ये एब्जॉर्ब्ड कलर है। H2O कैसे दिखेगा, H2O कैसे दिखेगा, रेड दिखेगा। तो ये, और फिर ये दिखेगा येलो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे देखो, एक का बी, दो का ए, और 3 का सी। ये ऑप्शन ऐसे बन के आपको मिलेगा। तो आपको देखना है कि कलर्ड कंपाउंड दिया है, कलर दिया है कंपाउंड का, कि एब्जॉर्ब्ड कलर दिया है। एब्जॉर्ब्ड कलर देगा तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से जमा लेना लिगेंड को, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है।